अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर भारत पर राज किया। ये स्टेटमेंट हम आज़ादी के बाद से सुनते आए हैं। जाते जाते भी वो मुसलमानों को भड़काकर उनका अलग देश बना गए। भारत छोड़ तो गए लेकिन अपनी हार पचा नहीं पाए। गांधी और नेहरू की सहमति से भारत और पाकिस्तान के रूप में दो टुकड़े करके परमानेंट दुश्मन बना गए। दोनों देशों को लड़ाने का अंग्रेजों का अधूरा एजेंडा अब भी बीबीसी यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से जारी है। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 1947 में बीबीसी ने कश्मीर पर पाकिस्तान के पक्ष में स्टैंड लिया था। जवाहरलाल नेहरू जब युद्ध विराम करके कश्मीर के मसले को यूएन में ले गए थे, तब ब्रिटिश सरकार ने भी कश्मीर पर पाकिस्तान का स्टैंड लिया था। ब्रिटेन की सरकार और बीबीसी की पाकिस्तान और मुस्लिम परस्ती के बहुत से सबूत मौजूद हैं। बीबीसी ने नेहरू के कार्यकाल से लेकर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल तक हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की भारत विरोधी मानसिकता और नीति बनाए रखी है। अब जब भारत में 2024 के लोकसभा चुनावों को सिर्फ कुछ महीने बाकी रह गए हैं, तो विपक्ष को एकजुट करने और भारतीय मुसलमानों को एक जगह पर मोबिलाइज करने के लिए गुजरात दंगों पर ब्रिटिश विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर डॉक्यूमेंट्री बनाकर प्रसारित कर दी गई है। अब इस डॉक्यूमेंट्री में जिन पत्रकारों का इंटरव्यू दिखाया गया है, उस लिस्ट को देखेंगे तो जाहिर हो जाएगा कि इंडियन जुडिशरी के सामने हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से हार जाने के बाद उन पत्रकारों के अधूरे एजेंडा को पूरा करने के लिए ही बीबीसी ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। डॉक्यूमेंट्री में वही सारे पत्रकार हैं जो 2002 से नरेंद्र मोदी पर दंगे करवाने और फर्जी मुठभेड़े करवाने का आरोप लगाते रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग की आरोपी वेबसाइट न्यूज क्लिक और द वायर में लिखने वाले पत्रकार अलीशान जाफरी, जस्टिस लोया की हत्या के झूठे आरोप लगाने वाले कैरेवन वेबसाइट के राजनीतिक संपादक हरतोष बल इसमें टॉप पर हैं। तीसरे पत्रकार निलंजन मुखोपाध्याय भी द वायर और कैरेवन के एजेंडा लेखक हैं। चौथी अरुंधति रॉय को तो हम सभी जानते हैं कि वो भारत तोड़ो गैंग की फाउंडर मेंबर रही हैं और अपने आर्टिकल्स में कश्मीर पर पाकिस्तान का स्टैंड लेती रही हैं। क्रिस्टोफ जेफरलॉट भी भारत विरोधी और हिंदू विरोधी एजेंडा लेखक हैं। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के पीछे असली दिमाग जैक स्ट्रॉ का है, जो 1997 से 2010 तक लेबर पार्टी की सरकार में ब्रिटेन के विदेश मंत्री थे। लेबर पार्टी लिबरल लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वाली पार्टी है। इससे भी ब्रिटिश और बीबीसी की भारत और हिंदू विरोधी मानसिकता का खुलासा होता है। 2019 में जब मोदी सरकार ने कश्मीर से 370 समाप्त कर दिया था, तो लेबर पार्टी ने भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था। लेबर पार्टी के नेता और पूर्व विदेश मंत्री जैक स्ट्रॉ ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री प्रसारित होने के बाद पहला इंटरव्यू द वायर को दिया, जिसमें उसने ब्रिटिश विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट की पुष्टि की थी। Narendra Modi is directly responsible. So your High Commissioner of the time and his colleagues were directly pointing the finger of responsibility and blame at the then Chief Minister of Gujarat, now the present Prime Minister of India, Narendra Modi. बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के पीछे वो सभी लोग हैं जो 2002 से ही मोदी विरोधी एजेंडा पर काम कर रहे थे, लेकिन 2014 के बाद लगातार हताशा का शिकार हो रहे थे। बड़ा सवाल ये है कि 20 साल बाद, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के दो बार फैसलों के बाद, इस मुद्दे को नए कलेवर में क्यों ब्रॉडकास्ट किया गया है। इस दौरान भारत की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होने से जिन राष्ट्रों को भारत के सामने कमजोर होता देखा जा रहा है, उनकी भी इस भारत विरोधी साजिश में भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, लेकिन जैसे ही बीबीसी ने भारत को हिंदू मुस्लिम के आधार पर फिर से तोड़ने के लिए चाल चली, तब भी राहुल गांधी की कांग्रेस बीबीसी के पक्ष में आकर खड़ी हो गई। वो सभी लोग फिर से मोबिलाइज हो गए हैं जो 2002 के दंगों के समय एक साथ थे, जो सीएए के खिलाफ मोबिलाइज थे, जो किसान आंदोलन के समय मोबिलाइज थे। पूरा विपक्ष, लेफ्टिस्ट स्टूडेंट यूनियंस, कम्युनिस्ट प्रोफेसर्स, कम्युनिस्ट जर्नलिस्ट सभी फिर मोबिलाइज हो गए हैं। जेएनयू हो,
जामिया मिलिया हो, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी हो या चेन्नई की या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, इन सभी विश्वविद्यालयों में वामपंथी, कांग्रेसी और मुस्लिम छात्र संगठनों ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को दिखाने और उन छात्रों को अपने पीछे मोबिलाइज करने की कोशिश की है जो किसी राजनीतिक विचारधारा से नहीं जुड़े हुए, बल्कि सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही विश्वविद्यालय में आए हैं। वैसे तो जैक स्ट्रॉ के सामने आने से ही स्पष्ट हो गया कि ये डॉक्यूमेंट्री भारत के प्रधानमंत्री, हिंदुओं और भारत की न्याय व्यवस्था पर चोट करने के इरादे से बनाई गई है। लेकिन अगर बीबीसी कहता है कि उसने शुद्ध पत्रकारिता की है और बिना किसी राजनीतिक एजेंडा के 20 साल बाद ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो उससे पूछा जा सकता है कि क्या वो अपने पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाएगा, जो 40 लाख भारतीयों का हत्यारा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब भारत में सूखा पड़ा था, तो चर्चिल ने भारत के अनाज के भंडार खाली करके ब्रिटिश सेना को अनाज पहुंचा दिया था। इस त्रासदी के कारण 40 लाख भारतीय मौत के मुंह में समा गए थे। I certainly think Mr. Churchill needs very severe re-examination. He has as much blood on his hands as Hitler does, and particularly the decisions that he personally signed off on during the so-called Great Bengal Famine of 1943-44, when 4.3 million people died because of decisions that he took or endorsed. चर्चिल ने साफ साफ कहा था कि वो भारतीय को जानवर समझते हैं जो बिना सोचे समझे बच्चे पैदा करते रहते हैं। वैसे हमें पता है कि बीबीसी ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाएगा क्योंकि वो उसके एजेंडा पर फिट नहीं बैठता है। चलिए मैं आपको बीबीसी के एजेंडा से रूबरू करवाती हूँ, जो हर कदम पर भारत तोड़ो यात्रा के सपोर्ट में खड़ा रहता है। हिपोक्रेसी ऑफ बीबीसी। महज 15 साल पहले 26/11 मुंबई अटैक से पूरे भारत में हाहाकार मचा था। सबसे बड़े लोकतंत्र की आर्थिक राजधानी पर भीषण आतंकी हमले से दुनिया स्तब्ध थी। पाकिस्तान से चोरी छुपे आए आतंकियों ने निर्दोष लोगों के खून की होली खेली, जब तक बीबीसी अपनी रिपोर्ट्स में इन्हें बस बंदूकधारी बता रहा था। लेकिन इससे ठीक 3 साल पहले 7 जुलाई 2005 को लंदन पर हमला हुआ तो बीबीसी हमलावरों को आतंकवादी कह रहा था। इसीलिए अगर कोई बीबीसी का हवाला देकर पत्रकारों और पत्रकारिता की निष्पक्षता की बात करता है तो उसे तथ्यों का आईना देखने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में आतंकरोधी अभियान हो या फिर आर्टिकल 370 हटाने का मामला, बीबीसी ने हर वक्त खुलकर भारत विरोध का परचम लहराया। उसने 2016 की रिपोर्टिंग में आतंकी बुरहान वानी को युवा करिश्माई लड़ाका कहा। फिर 2019 में जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया तो बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कैसे कई कश्मीरियों के लिए आर्टिकल 370 ही भारत के साथ जुड़े रहने का मुख्य आधार था। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से दिल्ली का रिश्ता इस तरह बदल दिया जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। बीबीसी ने एक बार भी ये बात नहीं बताई कि भारत के संविधान में आर्टिकल 370 का मेंशन एक टेम्पररी प्रोविजन के तौर पर किया गया था। क्या निष्पक्ष पत्रकारिता सबसे बड़े तथ्य को छिपाकर की जाती है? बीबीसी ने 2020 के दिल्ली दंगों, सीएए विरोधी प्रदर्शनों, किसान आंदोलन जैसे गंभीर मुद्दों के दौरान भी खूब दुष्प्रचार किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के भारत आगमन से पहले ही दंगों की साजिश रची जा चुकी थी। एक वर्ग ने ये सोचकर दंगा शुरू किया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की मौजूदगी के कारण दुनिया भर के मीडिया का कवरेज मिलेगा और इस झूठ को ताकत मिलेगी कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। इसी साजिश के आरोप में उमर खालिद समेत मुस्लिम समुदाय के कई लोगों को जेल भेजा गया और उन्हें लंबे वक्त तक जमानत तक नहीं मिली। लेकिन बीबीसी ने हेडलाइन लगाई, दिल्ली दंगे, कैसे मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया गया। हिंदू विरोध का भी कोई मौका नहीं चूकता है बीबीसी। बीबीसी केवल भारत ही नहीं, हिंदुओं के खिलाफ भी अभियान चलाने का मौका तलाशता रहता है। 2012 में तो इसने जर्नलिज्म की ऐसी हत्या की कि आपको भी शर्म आ जाए। उसने होली के लिए लिखा, गंदा त्योहार। जब फजीहत हुई तो बीबीसी ने माफ़ी मांग ली। फिर 2021 में उसने होली पर खेल कर दिया। अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर उसने बाबा बुल्ले शाह की तस्वीर लगाकर होली की बधाई दी। इसी तरह दिवाली के त्यौहार पर भी बीबीसी लगातार जहर उगलता रहता है। उसने इसे महिला विरोधी साबित करने के लिए लिखा, दिवाली, घर की सफाई की परंपरा कैसे महिलाओं की मुसीबत बढ़ाती रही है। रेसिस्ट भी है बीबीसी।
कुल मिलाकर कहें तो बीबीसी के कारनामों की कमी नहीं है। गुजरात दंगों के 20 साल पुराने मामले को उठाकर बीबीसी कहीं भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक को भी तो निशाना नहीं बना रहा है। कॉलोनियल माइंडसेट से ग्रस्त बीबीसी जब खास देश और खास धर्म के प्रति एजेंडा चलाने से नहीं हिचकता तो क्या गारंटी है कि उस पर नस्लवादी भावना हावी नहीं है। कहीं बीबीसी को ये अखड़ तो नहीं रहा कि जिस भारत को ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी बनाई थी, आज वहीं की जड़ों वाला एक व्यक्ति ब्रिटेन पर राज कर रहा है। भारत के साथ ब्रिटेन के एफडीए को देखें तो इस आशंका को बेसलेस नहीं माना जा सकता है। कहा जा रहा है कि एफटीए से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ की सरकार के मुकाबले कहीं ज्यादा ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक और उनकी सरकार को फायदा होने वाला है। संभव है कि बीबीसी को एक भारतीय मूल के पीएम की छवि में संभावित इजाफा मंजूर नहीं हो। भारत के मुश्किल वक्त में खूब दुष्प्रचार करता है बीबीसी। बीबीसी ने खासकर मुश्किल दौर में भारत के खिलाफ पूरी शिद्दत से दुष्प्रचार किया। 1965 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान तो पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के लिए बीबीसी पर भारत में बैन लगा दिया गया था। फिर 1970 में इंदिरा गांधी की सरकार ने भी बीबीसी को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन बीबीसी ने सबक लेने के बजाय अपना प्रोपेगेंडा और भी तेज कर दिया। इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो बीबीसी ने एक हार्डकोर खालिस्तानी आतंकी को प्लेटफॉर्म दिया। भारत में बीबीसी के इस रवैये के खिलाफ इस कदर जनभावना भड़की कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर को मोर्चा संभालना पड़ा। ब्रिटिश पीएम ने तब बीबीसी से कहा कि वो माफ़ी मांगे। स्टडी से खुली बीबीसी की पोल। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के एसोसिएट प्रोफेसर एलेस डायर पिंकरटन ने एक रिसर्च किया है। इसमें इन्होंने 1947 में भारत की आज़ादी से लेकर 2008 तक बीबीसी के कवरेज का बारीकी से विश्लेषण किया है। उन्होंने इस स्टडी के आधार पर कहा कि बीबीसी साउथ एशिया की भू राजनीतिक और आर्थिक नज़रिए से रिपोर्टिंग करते वक्त भारत के खिलाफ जमकर एजेंडा चलाता रहता है। पिंकरटन ने बीबीसी पर प्रोपेगेंडा रिपोर्टिंग के आरोपों की सच्चाई जानने के लिए ही स्टडी की थी। उन्होंने अपने अध्ययन के नतीजों में न केवल ये आरोप सही पाया, बल्कि यहाँ तक कहा कि बीबीसी मूलतः कॉलोनियलिस्ट और नियो कॉलोनियल सोच से ग्रसित होने के कारण ऐसा करता है। वैसे तो इन्हीं हरकतों की वजह से बीबीसी पर परमानेंट बैन इंडिया को लगा देना चाहिए। हिस्ट्री में पहले भी सरकारों ने बीबीसी की भारत विरोधी हरकतों के कारण बैन लगाए हैं। मैं तो ये भी कहूँगी कि भारत में पल रहे जहरीले सांपों को भी कुचलना उतना ही इम्पॉर्टेंट है, जो हमेशा देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का षड्यंत्र करते रहते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मोदी या हिंदू विरोध के लिए ये देश विरोध की हद तक चले जाते हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा की कोई दरकार नहीं है, क्योंकि भारत कभी टूटा ही नहीं है। आज दरकार है भारत तोड़ो यात्रा से बचने की और देश को सबसे ऊपर रखने की। जय हिंद, जय भारत।